हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक वीडियो देखेंगे जिसमें अभिजीत चावड़ा जी इंडिया और फ्रांस के रिलेशन की बात कर रहे हैं। और ये एक ऐसा रिलेशन है, मुझे ऐसा लगता है, जो जस्ट जैसे जब राफेल जेट या कुछ स्पेसिफिक खरीदारी या कुछ स्पेसिफिक इवेंट होता है तब ही ज़्यादा चर्चा में आता है। अदरवाइज़ इसराइल के साथ हम बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं रिलेशन को, रशिया के साथ और भी ज़्यादा डिस्कस करते हैं। बट फ्रांस के साथ हम इतना ज़्यादा अगर कोई इवेंट ना हो रहा हो स्पेसिफिकली उससे रिलेटेड, तो इस रिलेशनशिप को शायद इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जबकि मैंने ये देखा है कि फ्रांस एक वो कंट्री है जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भी मेंबर है, न्यूक्लियर कंट्री भी है। यानी कि दुनिया की 5 सुपर पावर्स जो मेन है, क्योंकि मैं सुपर पावर्स या बड़ी पावर्स कह लीजिए, क्योंकि सुपर पावर तो सोल यूएसए ही है, उनमें से भी एक है। एक बहुत बड़ी कॉलोनियल पावर भी रही थी। कॉलोनियल पावर रहने से मैं ये नहीं कह रहा कि बड़ी उनकी तारीफ़ हो गई है, लेकिन कॉलोनियल पावर रहने से आई थिंक एक चीज़ आप डिराइव कर सकते हो कि उस कंट्री का इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया पे, जितनी बड़ी वो कॉलोनियल पावर रही होगी उतना ही ज़्यादा उसका आज की दुनिया पे इन्फ्लुएंस है। और ये लिटरली ये चीज़ आप देख सकते हो उनकी लैंग्वेज का जो एप्लीकेशन है उसकी ट्रांसलेशन में। और जैसे कि फॉर एग्जांपल पूरी दुनिया में बिजनेस की लैंग्वेज या कम्युनिकेशन की लैंग्वेज आज के टाइम पे इंग्लिश है, लेकिन क्योंकि स्पेनिश लोगों का बहुत बड़ा एम्पायर था, तो ब्राज़ील को छोड़ के पूरा का पूरा साउथ अमेरिका और पूरा ऑलमोस्ट पूरा का पूरा सेंट्रल अमेरिका, कुछ एक छोटी मोटी बेलीज टाइप की कंट्रीज हैं जो नहीं बोलती, अदरवाइज़ पूरा का पूरा साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका स्पेनिश बोलते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके उनके एम्पायर बहुत बड़े थे। उस वो एक अच्छी चीज़ है। मैं मोरालिटी की बात नहीं इस वक्त कर रहा है, मोरालिटी से नहीं मैं उस चीज़ को जज कर रहा, लेकिन उन्होंने अपने कल्चर को और उनका जो इन्फ्लुएंस है दुनिया में इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, एक बहुत ही रिलेटिवली छोटी कंट्री होने के बावजूद। अगर आप इस चीज़ को फ्रांस में देखोगे तो फ्रांस ने जो स्पेनिश लोगों ने किया है उसी लेवल पे उन्होंने भी एक चीज़ की है कि आज के टाइम पे भी ऑलमोस्ट सारा का सारा नॉर्थ अफ्रीका और सेंट्रल नॉर्थ अफ्रीका, जैसे कि कुछ कंट्रीज छोड़ के, जैसे युगांडा, साउथ अफ्रीका, अंगोला, इन कंट्रीज़ को छोड़, मोजाम्बिक, इन कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी का जो रेस्ट ऑफ सेंट्रल अमेरिका के आसपास की भी जो कंट्री है वहाँ पे भी फ्रेंच या तो एक मेजर लैंग्वेज है या एटलीस्ट सेकेंड मेजर लैंग्वेज है। तो फ्रांस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है दुनिया पे। और एक मैं और चीज़ शेयर करना चाहूँगा हम वीडियो से स्टार्ट करने से पहले। आज की दुनिया में अगर कोई एकमात्र कंट्री है जिसका आज भी एम्पायर कायम है दुनिया में, वो फ्रांस है। कभी आप फ्रांस का एक प्रॉपर मैप देखना, फ्रांस के पास पूरी दुनिया के हर कोने में आइलैंड्स हैं जो कि फ्रांस का पार्ट है। उपनिवेश नहीं है, कॉलोनी नहीं है, फ्रांस का पार्ट है। साउथ अफ्रीका में एक लैंड मास है, बहुत ही डिसेंट साइज़ का लैंड मास है, गोवा से बड़ा होगा लैंड मास में। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना बड़ा है, लेकिन मेरा ये अंदाज़ा है कि गोवा से बड़ा लैंड मास है। उसको कहते हैं फ्रेंच गयाना। गयाना एक कंट्री है साउथ अमेरिका में जिसमें कि बहुत बड़ी संख्या में इंडियन ओरिजिन के ही लोग हैं, जो कि जब इंडेंचर्ड सर्वेंट के सर्विट्यूड के द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा मूव किए गए थे इंडिया से लोग, तो वहाँ गए थे। 60% आई गेस इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वहाँ के। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सब ज़्यादातर इंडियन ही मिलेंगे आपको जो इंडिया से आए हुए लोग हैं। आप अपने आप को गायनीज कहते हैं। उनके नेक्स्ट ही एक कंट्री है, कंट्री नहीं कहना चाहिए, एक लैंड मास है, फ्रेंच गयाना, जो कि फ्रांस का पार्ट है, एक एक्सटेंशन है। कॉलोनियल नहीं है, लाइक डिपेंडेंसी नहीं है, फ्रांस का पार्ट है। साउथ अमेरिका में की बात कर रहा हूँ, ट्रॉपिक्स में आती है वो जगह, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न मोस्ट साउथ अमेरिका। उसके अलावा पूरी दुनिया में आपको मिल जाएगा। फिजी के पास बहुत सारे हज़ारों आइलैंड हैं उनके पास। इंडियन ओशन में उनके पास हज़ारों आइलैंड है। अटलांटिक ओशन में उनके पास आइलैंड है। बहामास, करीबियन में उनके पास आइलैंड है। बहामास नहीं, करीबियन में उनके पास आइलैंड है। पैसिफिक ओशन में उनके पास आइलैंड है। तो ट्रूली इन द सेंस ऑफ द वर्ड, अगर आज के टाइम पे दुनिया में कोई एम्पायर अभी भी एग्जिस्ट करता है तो वो फ्रांस है। बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता। किसी भी तरीके की सुपर पावर होने का जो पैरामीटर है ना, वो फ्रांस के ऊपर अप्लाई करता है। लिंग्विस्टिकली, इन्फ्लुएंस, कल्चरली, फूड वाइज, लोग एस्पायर करते हैं उनके जैसा बनना।
फाइव स्टार के दुनिया में जितने भी बहुत बड़े फाइव स्टार या बहुत ही अमेजिंग रेस्टोरेंट जिनको कहा जाता है, वहाँ पे जाओगे मेन्यूज़ फ्रेंच में होगा। फ्रेंच में इस तरह के से नहीं कि लिखी हुई फ्रेंच लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल अला कार्ट, एक अगर आपको कोई रेस्टोरेंट में कोई चीज़ सेपरेट ऑर्डर करनी है उसको अला कार्ट कहते हैं। अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे ये टर्म यूज़ होती है। अच्छे से मेरा मतलब एक्सपेंसिव क्लासी रेस्टोरेंट्स, फूड की बात नहीं मैं कर रहा। फ्रेंच टर्म्स यूज़ होती हैं चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको लगता होगा इंग्लिश सबसे मेजर लैंग्वेज है, बट इंटरनेशनल रिलेशन में कई बार डिस्कशंस को, चीज़ों को जब लिखते हैं, प्रॉपर चीज़ों को करते हैं, तो उसके लिए फ्रेंच लैंग्वेज होती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा क्लासी कल्चर्ड लैंग्वेज मानी जाती है। और फ्रेंच लोग कोई और लैंग्वेज बोलना पसंद नहीं करते सिवाय अपनी के, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है अपनी लैंग्वेज के बारे में। जस्ट मैं ये कुछ चीज़ें लिस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको, आई डोंट थिंक कि इंडिया में अंडरस्टैंडिंग है एवरेज लोगों में कि फ्रांस कितनी इंपॉर्टेंट कंट्री है इस दुनिया में। और ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी एक बहुत ही ऑड ट्रैक रिकॉर्ड के थ्रू वो हमेशा ही हमारा साथ देते हैं। हमारा ऐसे मेरा मतलब इंडिया का साथ देते हैं ऑलमोस्ट एक आउटलायर के तौर पे, जबकि डिफरेंट सिचुएशंस में कोई भी इंडिया में कोई बुरा इंसिडेंट होता है या कोई हादसा होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, आपको मैसेज ज़रूर दिखेगा डिस्टिंक्टिवली फ्रांस का, या तो सबसे पहले या तो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के द्वारा। ऐसा मुझे लगता है इतने अच्छे जेस्चर शायद रशिया से भी नहीं आते या फिर इसराइल से भी नहीं आते जितने अच्छे जेस्चर उनसे आते हैं। तो और एक और बात, फ्रांस एक और चीज़ में बहुत पावरफुल है। वो ईयू का मेंबर है, वो नेटो का मेंबर है। अमेरिका के ग्रुप में कहने को वो आता है, लेकिन वो बहुत बार अमेरिका के अगेंस्ट भी चले जाता है अगर उसको लगता है कि वो उसकी पॉलिसी के, तो वो एक ट्रूली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वाली कंट्री भी है। लाइक एक ट्रूली, जिसको कहते हैं सॉवरन वर्ल्ड के सही मायनों में एक सॉवरन कंट्री है वो। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट एनीवे, ये मैं थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहता था। और अब हाँ, एक और बात, एक इंसिडेंट हुआ था 70s या 60s के एंड में, जब यूएस ने डिसाइड किया कि वो डॉलर को डीकपल कर रहे हैं गोल्ड के स्टैंडर्ड के साथ। गोल्ड बैक्ड करेंसी उससे पहले डॉलर होता था, और पूरी दुनिया में लोग जैसे अपना गोल्ड यूएस के फेडरल रिजर्व में डिपॉजिट करा देते थे क्योंकि वैल्यू वहाँ सबसे ज़्यादा सेफ है। तो जब 70s की शुरुआत में, 80s एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन जब यूएसए ने डॉलर को रिमूव कर दिया गोल्ड बैग से और पेट्रो डॉलर में कन्वर्ट किया, तो उस चार्ल्स डिगॉल उस वक्त जो फ्रांस के सबसे बड़े स्टेट्समैन माने जाते हैं मॉडर्न टाइम पे, वो प्रेसिडेंट थे उनके, उन्होंने कहा कि मुझे आप इस चीज़ का उन्होंने विरोध किया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसी ग्रुप के एक मेंबर का सीधा अगेंस्ट, क्योंकि कभी आप यूके को या दूसरे न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन कंट्रीज़ को आप यूएस के अगेंस्ट इस तरह से जाते हुए नहीं देखोगे, बहुत रेयर होता है। बट एनीवे, ये मैं शेयर करना चाहता था। आप वीडियो देखते हैं और फिर बात करेंगे साथ में। Why France is another Russia to India? We people hate the West, na? What's your views on France and what's the difference between West and France? Why France is against world big brother interest? Why Germany and France are not happy with the US interest? Okay. भाई ने थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं यूँ स्पेलिंग वगैरह में, बट एनीवे इट्स फाइन। क्वेश्चन शायद समझ आ गया। अब पता नहीं, ये थोड़ा सार्केस्टिकली पूछा गया है कि वी हेट ना, क्योंकि हेट करना तो नहीं चाहिए, बट मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ। अभिजीत चावड़ा जी से मेरा डिफरेंस यहाँ पे होता है जब वो वेस्ट को काफ़ी सिनिकली डिफ़ाइन करते हैं। मैं उतना सिनिकल नहीं हूँ वेस्ट के बारे में। मैंने कमेंट्स में भी कई बार ये चीज़ शेयर की है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उनके साथ कॉमन एजेंडाज डिफ़ाइन करके उस पर इकट्ठा काम कर सकें, ताकि हमारी भी हेल्प हो और उनकी भी हेल्प हो। जिस चीज़ों पे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं हम उनसे हम उनकी हेल्प करें, और जिस पे हम ले सकते हैं उनसे हेल्प, उसमें हमें हेल्प लेनी चाहिए। वी डू नॉट हैव टू री इन्वेंट द व्हील जिसे कहते हैं, हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। जिन चीज़ों में वो अच्छे हैं हमें उनमें हेल्प लेनी चाहिए, सिंपल एज दैट। एनीवे, वही मैं कह रहा था कि मुझे पता कि इसने सार्काज़म मारा है भाई ने या क्या किया है, बट एनीवे देखते हैं क्या 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 आंसर है इसका। No one hates the West. I don't hate the West. I've lived in the West. There is so much to learn from the West. I have absolutely nothing against the people of the West. But yes, the West is a force of that has caused an enormous amount of harm to the world.
It has destroyed Africa. It has destroyed Asia. ओके, वेस्ट ने बहुत हार्म कॉज किया दुनिया में। ये स्टेटमेंट इन इट सेल्फ सही है, बट क्या इससे डायरेक्टली वेस्ट बहुत बुरा हो जाता है या अच्छा हो जाता है, ये एक डिबेट है। जितने पावरफुल एम्पायर रहे हैं पूरी दुनिया में हिस्ट्री से लेके आज तक, उन्होंने डैमेज कॉज किया ही है। मंगोल्स ने कम डैमेज कॉज किया है, पर्शियंस ने कम डैमेज कॉज किया है, ग्रीक्स ने कम डैमेज कॉज किया है, अरब्स ने कम डैमेज कॉज किया। किसने डैमेज कॉज नहीं किया? हर उस सिविलाइजेशन जो पावरफुल रही है उसने डैमेज कॉज किया है। अब ये देख लो आपकी कौन सी सिविलाइजेशन का स्केल कितना बड़ा था साइंटिफिक लेवल पे। अब वेस्ट का स्केल जो था, जब उनका राइज आया तो उनका जो स्केल था साइंटिफिक लेवल पे, वो मास किलिंग कर सकते थे उन्होंने, लेकिन फिर भी मंगोल्स को पीछे नहीं आई थिंक छोड़ पाए वो लोग इतने बड़े लेवल पे भी वर्ल्ड वॉर्स करने के बाद भी। आई डोंट नो शायद किसके नंबर्स ज़्यादा हैं, बट कम्युनिस्ट ने कम डैमेज कॉज किया। तो जो भी पावरफुल होगा वो डैमेज तो करेगा। ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की रियलिटी है। हम उन्हें मोरली जज नहीं कर सकते इस चीज़ पे, क्योंकि ये कोई नई चीज़ नहीं उन्होंने की दुनिया में। हर कोई वैसा करता आया है आज तक। यही पावर का रूप है, यही पावर का रिजल्ट है। वेस्ट को मैं अच्छा इसलिए मानता हूँ क्योंकि उन्होंने उस पावर के हाथ में होते हुए मोरल डिसीजंस लिए और अपने आप को उस वहशियत से चेंज करके ह्यूमैनिटी की तरफ लेके आने में कामयाब हुए। फॉर एग्जांपल, मंगोल पावर लूज कर गए, इंसान नहीं बन पाए। इंसान बनने से मतलब ह्यूमन राइट्स वगैरह पे कभी, जो हमारी आज की दुनिया है, ये किसने शेप दी है? वेस्ट ने शेप दी है। आज के टाइम की जो दुनिया है, ह्यूमन के तौर पे एग्जिस्ट करने का बेस्ट टाइम है। लोग कहते हैं जब ज़माना ख़राब है, ज़माना ख़राब है। ज़माना आज के टाइम हमेशा जितना भी ख़राब रहा था ना, आज सबसे बेटर रहा है। क्योंकि आज आप एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जितनी चीज़ें कर सकते हो इतनी कभी नहीं कर सकते थे, और जितनी छूट आपको मिलती है उतनी कभी नहीं मिलती थी हिस्टोरिकली आपके मुंह से एक गलत वर्ड निकल गया ना, एक गॉड के अगेंस्ट या एक किसी भी एंटिटी के अगेंस्ट, किसी ह्यूमन के अगेंस्ट जो राजा है या पावरफुल है या वट जो भी है, आज भी होता होगा डेफिनेटली, बट हिस्टोरिकली आपकी जान गई। समझ रहे हो? और सिर्फ उस एक चीज़ से नहीं, बीमारियों से, खाने की आपूर्ति ना होने से, हमला हो जाएगा दूसरी आर्मी का, उससे। आज वो वाले खतरे उस लेवल पे नहीं है। आज एक वॉर चल रही है यूक्रेन रशिया की, पूरी दुनिया तंग है, पूरी दुनिया उसे रोकना चाहती है। पहले होता ही क्या था वॉरफेयर के अगेंस्ट, वॉरफेयर के अलावा दुनिया में। तो वेस्ट एकमात्र ऐसी सुपर पावर है दुनिया में, या फिर पावरफुल एंटिटी थी दुनिया में, जिन्होंने अपने पावर पे पीक पे होते हुए अपने आप को सेल्फ करेक्ट करना शुरू किया है। तो वो तारीफ़ के पात्र हैं इस चीज़ के लिए, ना कि क्रिटिसिज्म के। क्योंकि जो उन्होंने किया वो तो बाकी सभी करते आ रहे थे, जो उन्होंने किया बाकी किसी ने नहीं किया। लोग स्लेवरी के लिए उनको बहुत गालियाँ देते हैं, अमेरिका को या वेस्ट को। स्लेवरी शुरुआत से चलती आ रही है दुनिया की। ग्रीक सिविलाइजेशंस में आपको स्लेवरी के एग्जाम्पल मिल जाएंगे, चलती थी वहाँ पे, ठीक है। किसी ने नहीं ख़त्म किया, उन्होंने ख़त्म नहीं किया, अरब्स ने ख़त्म नहीं किया, सेंट्रल एशियंस ने ख़त्म नहीं किया, हमने ख़त्म नहीं किया, जापानीज़ ने ख़त्म नहीं किया। एंड में आके किन्होंने ख़त्म किया? यूरोपियंस ने ख़त्म किया। वेस्टर्न यूरोपियंस ने ख़त्म किया। ऑटोमन्स ने ख़त्म नहीं किया। ऑटोमन सुपर पावर थे, उनकी एम्पायर चलती ही स्लेवरी के बेस पे थी, स्लेव सोल्जर्स के बेस पे, जैनिसरीज के बेस पे। वेस्ट ने इसको ख़त्म किया, चाहे उन्होंने उससे फ़ायदा उठाया हो। ख़त्म किसने किया? इस क्वेश्चन को सोचिए। तो नेसेसरीली नहीं मैं मानता कि वो बुरे हैं। And so on. So we will not get into that. Now, the question is, why is France another Russia to India? Well, France is not another Russia to India. But yes, okay, the other question is, what's the difference between the... हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ। फ्रांस है और रशिया है, दोनों के डिफरेंट तरीके के, सिमिलर तरीके के भी, लेकिन डिफरेंट तरीके के रिलेशन है इंडिया से। West and France, there is no difference between the West and France. यार, फ्रांस क्विंटेसेंशियल वेस्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है फ्रांस और वेस्ट के अंदर। क्विंटेसेंशियली वेस्ट है फ्रांस। वेस्टर्न वैल्यूज़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्रेंच वैल्यूज़ के अंदर से हो गया था। डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में, फ्रेंच मॉडर्न डेमोक्रेसी फ्रांस की देन है। France is very much part of the West. France too has been a major colonial power. France too has indulged in a great deal of destruction, especially in Africa.
So you can't हम्म, absolve France of all of that. सही है। France instituted slavery in the West Indies, and so on. So France had अगेन मैं इस पॉइंट पे यही बोलूँगा कि स्लेवरी फ्रांस ने इन्वेंट नहीं की थी, वो फॉलो कर रहे थे जो बाकी की दुनिया कर रही थी। स्लेवरी आपको ग्रीक हिस्ट्री सबसे के जो रिकॉर्ड्स आप पढ़ते हो तो एरिस्टोटल, प्लेटो से लेके सोक्रेटिस से लेके आज तक स्लेवरी पढ़ने को आपको मिल जाएगी। तो कोई उन्होंने नया काम नहीं किया था ये करते वक्त, वो सिर्फ फॉलो कर रहे थे। हाँ, उनकी तारीफ इस पे बनती है कि उन लोगों ने उसे बंद किया। बेसिकली अंग्रेज़ों का काम है दुनिया में स्लेवरी को रोकना, तो इसके लिए उनकी तारीफ बनती है। has a very dark history. It still interferes greatly in Africa, in the internal matters of African countries, in North Africa and so on, the sub-Saharan region, and so on and so forth. ये बात सही है, उनका बहुत ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है इन कंट्रीज़ में, बट इन कंट्रीज़ की बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प भी फ्रांस करता है। ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ये कंट्रीज़ अभी भी फ्रांस के ऊपर। So France is very अल्जीरिया much वगैरह। part of the West. It is culturally and geographically part of the West. It is part of the European Union, an integral part of the European Union, which is essentially a bunch of यूरोपियन यूनियन के दो मेजर प्लेयर्स हैं, जर्मनी और फ्रांस, मैक्सिमम सबसे इम्पोर्टेंट nations प्लेयर्स। that is dominated by the US. France is also part of NATO, which is again a bunch of EU का vassal पार्ट है, states of the US. नेटो The का EU पार्ट। is a large bunch of American vassal states. NATO is a smaller group of nations that are US vassal states, right? But फ्रांस पे मैं अग्री नहीं करूँगा। फ्रांस मुझे नहीं लगता, मैं पहले भी यही डिस्कस कर रहा था, फ्रांस एकमात्र एक कंट्री मुझे लगती है नेटो में, या फिर नेटो में नहीं कहना चाहिए, टर्की भी कभी कभार डिफर कर जाता है, टर्की भी नेटो का पार्ट है। ईयू में एकमात्र मुझे कंट्री लगती है, एक्चुअली नहीं, हंगरी और पोलैंड भी है। लेट मी थिंक। हंगरी, पोलैंड, टर्की, ये तीन कंट्रीज, पोलैंड और हंगरी ईयू का भी पार्ट है और नेटो का भी पार्ट है। टर्की सिर्फ नेटो का पार्ट है, ईयू का पार्ट नहीं है। ये तीनों कंट्रीज़ भी डिफ़र कर जाती हैं यूएस की पॉलिसीज़ से, तो थोड़ी सी आपको काफ़ी सारी चीज़ों में, तो आप पूरी तरीके से इनको वासाल स्टेट नहीं कह सकते। बट फ्रांस जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड का पार्ट है, वो बहुत बार डिफ़र कर जाता है यूएस के गोल्स, ओपिनियंस, plans say. among all of these nations, France is the only nation that has a reasonably independent foreign policy. Yes, exactly. It decides, it makes its own decisions, which are not influenced by American interests. Yeah. And that's why there is a great deal of friction between France and the US from time to time to time. It keeps happening. And there are calls within France for France leaving NATO, that France should leave NATO. Okay, so ये मुझे नहीं पता था कि फ्रांस में इस तरीके की डिमांड भी उठ रही है कि उनको नेटो छोड़ देना चाहिए। ओके, ये मुझे आई हैड नो आइडिया अबाउट दिस। And yeah, that's the relationship. That is the fraught relationship France has with the US. It's the only nation in the EU and NATO that has an independent foreign policy, that is not completely under the heel, under the boot of the US. And France has excellent relations with India. France was the ओके, इन्होंने कहा कि वो एकमात्र कंट्री है जो यूएस के बूट या हील के नीचे नहीं है। इसमें एक चीज़ शेयर करते हैं, इधर एक बात करनी ज़रूरी है। एक्चुअली जो बेसिकली आप ये सोचते हो कभी ना कभी कि जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसमें कि वेस्ट में पोजीशन ना होने के बावजूद भी जापान नहीं, एक्चुअली न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट का पार्ट क्यों माना जाता है? आई मीन न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को वेस्ट का पार्ट माना जाता है, और एक्सेप्शन के तौर पे एशिया में जापान, कोरिया और सिंगापुर, यही कंट्रीज़ दुनिया में सिर्फ अमीर क्यों हैं? इनके अलावा जो भी कंट्रीज़ अमीर हैं वो या तो ये ऑयल रिच हैं या फिर किसी और तरीके से रिच होंगी, रिसोर्स रिच हैं, अपने रिसोर्सेज के बेस पे रिच हैं, बट अदरवाइज इकोनॉमी की स्ट्रेंथ से, जस्ट बाय लाइक लाइक सर्विसेज या प्रोडक्शन या इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ से रिच नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये इन सारी कंट्रीज़ की जो पॉलिसी है बिज़नेस रन करने की, वो एक बहुत ही सिम्बायोटिक तरीके से चलती है। इनका डिफेंस टुगेदर है, इनका
सेफ्टी टुगेदर है, जब ये ट्रेड करते हैं दुनिया में तो जिनके शिप्स जाते हैं उसकी सेफ्टी की गारंटी यूएसए लेता है। तो इनके बहुत सारे जो ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं वो रिमूव हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। नेटो के एग्जिस्ट होने के बावजूद भी अगर हर कंट्री अपने पे होती तो बहुत ज़्यादा स्पेंड करती। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक ये लोग लड़ते ही रहते थे कंटिन्यूसली एक दूसरे के साथ, और इसीलिए कभी पूरी तरह से ज़बरदस्त तरक्की नहीं कर पाए। सिर्फ कुछ कंट्रीज़ थी जो एम्पायर्स बना पाई क्योंकि बड़ी तेज़ी से, बड़ी विशियसली, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने साइंटिफिक तरक्की की और उन चीज़ों की एडवांटेज उठाई जो सिर्फ उनके पास थी, जो टेक्नोलॉजीज़, और इससे वो एम्पायर बनाने में कामयाब हो गए। और वो एक गोल ओरिएंटेशन, एक जोश भी एक एस्पेक्ट होता है, वो ऊपर नीचे होता रहता है मुझे लगता है सिविलाइजेशन का। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। पीटर द ग्रेट के टाइम पे रशिया बहुत उठा और बहुत बड़ा हो गया। ऐसे ही जब अरब्स में जब एबासिड और कैलिफेट्स आए तो वो बहुत बड़े हो गए। उससे पहले उमैयद कैलिफेट आई, वो बहुत बड़े हो गए। तो एक ऊपर नीचे का, साइरस वगैरह के टाइम पे पर्शियन एम्पायर, एकमेनिड एम्पायर के टाइम पे पर्शियन एम्पायर, ऐसा मुझे लगता है टाइम ऊपर नीचे आता रहता है सिविलाइजेशंस का। तो उनका वो टाइम भी आ गया था ऑलमोस्ट। एनीवे, जो पॉइंट था ओरिजिनल कि बूट के अंदर रहने का एक उन सबका एक सिम्बायोटिक रिलेशन है। मुझे लगता है कि अगर कोई ऐसा वक्त आ गया कि जब उनको नुकसान होने लग जाएगा यूएस के बूट के नीचे रहने का, तो वो हट भी जाएंगे। वो कोई गुलाम नहीं है, वो एक बेनिफिट के तौर पे रह रहे हैं। या इसको ये भी कहा जा सकता है कि उनके अंदर एकता बहुत है क्योंकि उनकी सेम थॉट प्रोसेस है, सेम रिलीजन है, सेम कल्चर है, तो उस चीज़ की एकता है। ये एक तारीफ़ की बात है मेरे हिसाब से। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे यूके का नुकसान हो गया इराक वॉर में जाने से, लेकिन उन्होंने जितने फ़ायदे उठाए हैं उस चीज़ के, भाई जर्मनी से बचा लिया यार सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने आके उसको, लिटरली। तो एग्जिस्टेंस से ही ख़त्म हो जाने वाला सिचुएशन आ गई थी ना। तो हम इसको बहुत ही नेगेटिवली वाक्यों में या शब्दों में पिरो सकते हैं, लेकिन शायद वो उतने बेवकूफ़ नहीं है। ये मैं इस तरफ आप लोगों का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। Only major Western power that did not condemn the 1998 Indian nuclear tests. ओके, ये फ्रांस की बात हो रही है। And France and India have what you could call a strategic relationship today, a strategic and military relationship. Excellent relations. Our interests converge in a great number of matters. And there's a great deal of cooperation on the military front and other fronts as well, in diplomacy, and a great deal of convergence in geopolitics as well. So yeah, in that sense, France could be considered to be in some ways kind of like Russia, but not really like Russia. So that's the situation. Germany and France are not happy with the US interests. Well, Germany has no choice. Germany is under permanent US military occupation. So Germany has no option. It is a fully colonized state, so to say. It doesn't have an independent foreign policy or an independent internal policy either. ओके, जो इन्होंने कहा ना जर्मनी पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है, ये बहुत न्यूआंस्ड टॉपिक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक पूरा का पूरा मार्शल प्लान एक चीज़ थी जो इंट्रोड्यूस हुई, जो रीबिल्डिंग ऑफ यूरोप था, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वहाँ पे मेनेस वाली सिचुएशन हो गई थी, पूरी तरीके से कोलैप्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ, बहुत लोग मर गए हैं, मेल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ड्विंडल हो गई है, और मेल ही वो लोग होते हैं, चाहे जितना भी आप फेमिनिस्ट कर लो, जो एक्चुअली बिल्ड करते हैं चीज़ों को। ये सारी बातें मैं काफ़ी डिटेल में भी करना चाहता हूँ किसी लेवल पे। बहुत सारे आइडियाज़ हैं दिमाग में, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं काफ़ी सारी वीडियोस बनाता हूँ जो बहुत ही, अगर आप देखोगे, ऑफ कोर्स अच्छा नहीं करती, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे बहुत ज़्यादा चैनल का लेवल बड़ा नहीं है, और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इन पे बात भी करूँगा और बनाऊँगा और कोई देखेगा नहीं तो उसका फ़ायदा क्या है। बट एनीवे, अभी शायद ऐसा ही चलता रहेगा कुछ वक्त तक। बट इन चीज़ों पे बात मैं करूँगा कभी ना कभी, जब सही वक्त आएगा, और शायद ऐसी सिचुएशन आएगी जब बनाने का ये फ़ायदा हो कि कम से कम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसे देख पाए। एक मार्शल प्लान अपने आप में पूरी की पूरी फिनोमिनन आया था एग्जिस्टेंस में, जिसके थ्रू पूरा का पूरा यूरोप, जैसे बिल्ड बैक बेटर चल रहा है ना अभी, जो एवरीडे में जो रोगन कहता हूँ, जो बाइडन का,
ये तो कुछ, ये तो बस इनकी बकवास है, इनके बस की नहीं है कुछ भी करना। जो एक्चुअल किया था इन्होंने, वो किया था इन्होंने मार्शल प्लान। जर्मनी की पूरी आर्म फोर्सेस को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, उनकी सुरक्षा की गारंटी खुद ले ली, और मतलब उनके, जैसा मैं पहले बताता, ओवरहेड्स हट गए, उन्होंने बिजनेस किया ज़बरदस्त, चौथी इकोनॉमी बन गई दुनिया की। ठीक है, तीसरी थी चाइना, जब तक सरपास नहीं कर गया जर्मनी और जापान को। तो बहुत सारे नुआंसेस हैं इसमें, लेकिन यस, इनकी बात मोस्टली ठीक है कि ऑलमोस्ट वो ऑक्यूपाइड है डिफेंस के नज़रिए से। Germany is the US colony. It's a US vassal state, not a colony, a ये थोड़ी सी एग्जैजरेशन है। vassal state. France is not. So that's what the situation is. And obviously, at the ground level, people will not be जिन लोगों को नहीं पता, यूएस ट्रूप्स स्टेशनड होते हैं हमेशा जर्मनी में सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर। happy about this. People can see what's happening, especially when you're living in that country, that there is no actual autonomy. Your leaders are all subservient to the American interest. So people can see it, and that's why people are not happy with that. But at least in France, there is independence of foreign policy and internal policy. Yeah. And that's why there is friction between the France and the US. The recent AUKUS deal, the French had signed a deal with the Australians to supply a number of Scorpion submarines to Australia. The deal was signed, it was a done deal, and then the Australians walked out of it because the Americans arm twisted them into walking out of it. So that brought in a great. ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जब उनके खुद के ही, मतलब वेस्ट के विद इन वेस्ट में जब उनके आपस में इंटरेस्ट क्लैश हो रहे हैं, जब ये काफ़ी, आप लोगों ने शायद न्यूज़ सुनी होगी, 3-4 महीने पहले काफ़ी फेमस हुई थी ये बात कि फ्रांस को सेल करने थे ये सबमरीन्स, और डील हो गई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, बट ऑस्ट्रेलिया बैकआउट कर गया और यूएस के साथ उन्होंने नई डील साइन कर ली, बट उन्होंने उनको बहुत सारे फेवरेबल टर्म्स भी दिए थे अगेंस्ट चाइना। Great deal of friction between France and the US and Australia, and that's something that is a pattern that keeps continuing. So that is the situation overall, and India and France have very good relations. Yes, India and France Why have very good relations, and I am actually a very good, not good, a very big fan of France. I learned French, je parle français, इंडिया में। तो पर्सनली मैं थोड़ा उनकी कलिनरी वगैरह में, कल्चर में इंटरेस्ट रखता हूँ, यू नो लाइक उनके जोग्राफ़ी में भी, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा, और मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंट्रीज़ है फ्रांस। कभी मौका मिला और मैं अगर वहाँ गया और मैंने कुछ शूट किया तो मैं शेयर भी करूँगा शायद कभी ना कभी यूट्यूब पे। वीडियो देख के बहुत मज़ा आया, मेरे अंदर के बहुत सारे बटन्स दबाए इस वीडियो ने और यू नो लाइक जब किसी चीज़ पे इस तरह से पैशनेटली बात करने को मिलती है तो अच्छा लगता है। एनीवे, एक मैं कभी ऐसे, मुझे थोड़ा ये अजीब लगता है कहना, लेकिन आई गेस यहाँ का नॉर्म है, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन्स। तो अगर आप अभी भी देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ काफ़ी रेगुलर अपडेट करने की। फ्यूचर में मैंने चीज़ें प्लान की हुई हैं कुछ ज़्यादा मोर इम्पोर्टेंट तरीके से, तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ ये किसी तरफ जा रहा है तो उन प्लान्स की तरफ काम करने में ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी, या फिर यू नो लाइक ज़्यादा कॉन्क्रीट माइंडसेट बन जाएगा। तो जो भी है आपको पता ही है, सपोर्ट करो जिस भी तरीके से कर सकते हो, और थैंक यू।